भूमाफियाओं के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई और उस प्रभावी कार्रवाई के एक और चरण में जाकर योगी जी उसे और सशक्त बनाकर इस सारे अपराध तंत्र की रीढ़ तोड़ने वाले हैं। वही मुख्तार अंसारी के परिवार, बहुत से गरीबों की जमीन ऐसे ले ली गई है, कोई था है नहीं पाया और ले लिए। ये जो सरकार की पहल है गुंडा एक्ट और गैंगस्टर एक्ट लगाने की, ये बहुत ही सराहनीय है। इससे मेरे जैसे कितने पीड़ित जो और व्यक्ति हैं इस शहर में, उनको बहुत ही निदान मिलेगा। हम तो बात सत्य कहेंगे, हमको क्या डर है, हमको क्या डर है मुख्तार अंसारी से। हमारे मौत किसी के हाथ में तो है नहीं, मौत तो हमारी खुदा के हाथ में है। तो भ्रष्टाचार पे लगाम लगाइए। ये एनएसए और आपका यूएपीए, इस शगुफों से काम नहीं चलेगा। नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। यूपी में क्या योगी के टारगेट पर अब लैंड माफिया है? क्या इन भू माफियाओं की लिस्ट भी तैयार कर ली गई है? जो योगी सरकार अभी तक अतीक, मुख्तार और आजम के खिलाफ मिशन मोड में जुटी हुई थी, क्या अब उसने साथ साथ मिशन 2.0 लॉन्च कर दिया है, जिसमें प्रदेश के सारे भू माफियाओं पर एक्शन होना तय है। दरअसल खबर है कि यूपी में बड़े पैमाने पर भू माफियाओं पर एक्शन की तैयारी है। 2 या 2 से अधिक जमीन कब्जाने वालों पर गुंडा और गैंगस्टर एक्ट लगाने की तैयारी हो गई है। 3 साल के अंदर जमीन कब्जाने वालों की लिस्ट तैयार कर ली गई है और इसकी शुरुआत हुई है लखनऊ से। करीब 700 लैंड माफिया सरकार के टारगेट पर है। 2 या 2 से अधिक जमीन कब्जे का मामला है तो गुंडा एक्ट लगेगा, और अगर कब्जे के साथ बवाल कर दिया, यानी मारपीट कर दिया या फिर लॉ एंड ऑर्डर के साथ मुश्किल खड़ी कर दी, इस कंडीशन के लिए तो गैंगस्टर एक्ट भी लगेगा। वही गैंगस्टर एक्ट जो मुख्तार पर लगा, वही गैंगस्टर एक्ट जो अतीक पर लगा। जाहिर है सरकार अब अवैध जमीन कब्जे पर नो टॉलरेंस के मोड में है। बीजेपी इसे जरूरी और निर्णायक कदम बता रही है, तो सपा सियासत सुनिए। माफियाओं को प्रेरक करने के और इन्हें और ज्यादा शक्तिशाली करने के लिए भूमि की दादागिरी सबसे बड़ा कारण है, और इसीलिए भू माफियाओं के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई और उस प्रभावी कार्रवाई के एक और चरण में जाकर योगी जी उसे और सशक्त बनाकर इस सारे अपराध तंत्र की रीढ़ तोड़ने वाले हैं। मुख्यमंत्री जी, अर्बन डेवलपमेंट पे पहले भी सवाल उठते रहे हैं। सवाल उठता रहा एलडीए के ऊपर, एलडीए के भ्रष्टाचार पर। तो भ्रष्टाचार पे लगाम लगाइए। ये एनएसए और आपका यूएपीए, इस शगुफों से काम नहीं चलेगा। मुख्यमंत्री, आपने सुना होगा और देखा होगा कि किस तरीके से लगातार पिछले कुछ समय में अतीक, मुख्तार की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चला। अब दूसरे भी जो भू माफिया हैं वो सरकार के टारगेट पर है। योगी सरकार के इस फैसले के बाद पीड़ित खुश हैं, न्याय मिलने की बात कर रहे हैं, साथ ही अपनी आपबीती भी बता रहे हैं। सुनिए। जो मने गरीबों का जबरदस्ती जमीन कब्जा, उन पे गुंडा और गैंगस्टर एक्ट लगा। हाँ, तो जबरदस्ती कब्जा किया, वो चीज हमको मालूम नहीं है, बनवा लिया तब। कब्जा किया वही मुख्तार अंसारी के परिवार, नहीं तो बहुत से गरीबों की जमीन ऐसे ले ली गई है, कोई था है नहीं पाया और ले लिए। प्रयागराज शहर भूमाफिया और उनके गुर्गों से अछूता नहीं है। ये पिछले 40 से 50 सालों से ये होता आया है, और ये जो सरकार की पहल है गुंडा एक्ट और गैंगस्टर एक्ट लगाने की, ये बहुत ही सराहनीय है। इससे मेरे जैसे कितने पीड़ित जो और व्यक्ति हैं इस शहर में, उनको बहुत ही निदान मिलेगा और इससे खुशहाली का एक माहौल प्रयागराज शहर में बनेगा। तो चलिए, लखनऊ और प्रयागराज में अतीक के गैंग के दर्जनों लोगों पर इस तरीके के मुकदमे, वो सवाल आपके सामने रखता हूं जिनके इर्द गिर्द आज की चर्चा आगे बढ़ने वाली है। सवाल पहला ये कि क्या गैंगस्टर और गुंडा एक्ट से यूपी भूमाफिया मुक्त हो जाएगा? सवाल ये भी कि क्या योगी के कड़े कानून से यूपी के भूमाफियाओं में दहशत है? क्या बुलडोजर के बाद गैंगस्टर और गुंडा एक्ट माफियाओं का पक्का इलाज है? क्या योगी के सख्त कानून से कोई भी अतीक, मुख्तार जैसा माफिया नहीं बनेगा? क्योंकि उन्होंने भी शुरुआत ऐसे ही की थी। चलिए, अब आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। हमारे साथ शिवम त्यागी इस स्टूडियो में मौजूद है, भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता। रमनीश वत्स पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, सूर्या मैथिल पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर जुड़ रहे हैं। राजकुमार भाटी जी समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता। मोहम्मद अतीक जो कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के प्रवक्ता हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राजकुमार भाटी जी, मैं आपसे शुरू करता हूं। आजम खान पर कई सारी कार्रवाइयां, किसानों की जमीन हड़पने का आरोप, मुख्तार पर इसी तरीके के आरोप, लगातार कार्रवाई, अतीक
कि दर्जनों भर जो उनके गैंग के लोग हैं उन पर एक्शन हो रहा है। इन सभी को आप लोगों ने खूब सपोर्ट किया, आपके सिस्टम का हिस्सा रहे। अब भू माफिया से मुक्त होगा यूपी, सरकार का प्लान, आपका रिएक्शन? राकेश पांडे जी, आपकी मासूमियत पे कुर्बान होने को दिल चाहता है। आप कितनी मासूमियत के साथ भूमाफियाओं के नाम गिनवा रहे हैं। पहली बात तो मैं कह दूं बहुत जिम्मेदारी के साथ, योगी आदित्यनाथ का ये केवल ड्रामा है, ढोंग है, लोगों को बरगलाने की पॉलिसी है, बहकाने की पॉलिसी है, कुछ नहीं होगा। अगर ईमानदारी से भूमाफियाओं पर कार्रवाई होगी तो उत्तर प्रदेश में आधी भारतीय जनता पार्टी जेल के अंदर होगी, आधी भारतीय जनता पार्टी। लेकिन मैं आपकी मासूमियत पर इशारा यह कर रहा था कि आपने 3 बार तो कहा मुख्तार अंसारी अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी अतीक अहमद, और फिर जोड़ दिया आपने मोहम्मद आजम खां का नाम। मैं आपकी बात पर क्या विश्वास कर लूं कि इस उत्तर प्रदेश में केवल एक ही धर्म से संबंधित लोग भूमाफिया हैं? आगे 2 उदाहरण देना चाहता हूं बहुत संक्षेप में। एक होते थे बुक्कल नवाब, 1 मिनट, बहुत संक्षेप में 2 उदाहरण देना चाहता हूं इनके ड्रामेबाजी के, इनके ढोंग के, इनके पाखंड के। लखनऊ में एक बुक्कल नवाब होते थे, 2017 तक समाजवादी पार्टी में थे, विधान परिषद सदस्य थे। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कई बार जुलूस निकाले, प्रदर्शन किए, चिट्ठियां लिखी कि ये भूमाफिया हैं, इन्होंने 100 करोड़ एलएमसी को मुआवजा बेचिए, एलएमसी 100 करोड़ रुपए इनसे वसूले जाएं। वो सरकार बदलते ही जैसे बीजेपी की सरकार बनी वो बीजेपी में शामिल हो गए। आज तक बीजेपी शांत है, कोई एक एक्शन हुआ हो तो बता दें मुझे। दूसरा उदाहरण, ठीक, अभी यहीं नोएडा में जहां बैठकर आप डिबेट कर रहे हैं, यहीं बराबर की सीट के विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के। मैं ये पत्र दिखा रहा हूं कैमरे पे, आपके पे लोग देख रहे होंगे। दादरी सीट से भारतीय जनता पार्टी के विधायक तेजपाल सिंह नागर ने अभी परसों ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को पत्र लिखा। इसमें उन्होंने लिखा है भू माफियाओं द्वारा अवैध कॉलोनियां विकसित कर मनमाने दामों में प्लॉट आदि विक्रय किए जा रहे हैं, ठीक, जिसमें गरीब मजदूर लोग धोखाधड़ी के शिकार हो रहे हैं। इन भूपिया माफियाओं द्वारा प्राधिकरण की आंखों में धूल झोंक कर, नहीं, कृपया एक बात समझ लें आप, अगर विधायक को पत्र लिख के मीडिया को देना पड़ रहा है, सार्वजनिक करना पड़ रहा है, इसका मतलब उनकी शिकायत। ठीक है राजकुमार भाटी जी, राजकुमार भाटी जी इस पत्र का जवाब शिवम त्यागी देंगे। मेरा एक क्रॉस है, मैं आप ही के पास हूं। आपने कहा कि मैं मासूम, तो देश की जनता आपकी भी मासूमियत पर हंस रही होगी और ये मान रही होगी कि आप उतने मासूम नहीं है जितने मासूम होने का दिखावा कर रहे हैं। नहीं। आप अतीक को, मुख्तार को, आजम की बात होती है तो आप भाईचारे की बात आगे कर देते हैं। आप कहते हैं एक धर्म के लोग हैं, आपका न जाने इतना प्रेम है इस धर्म से, होना भी चाहिए सभी धर्मों से प्रेम, लेकिन अगर कोई एक खास समुदाय से है तो आप कहते हैं कि इनको माफिया नहीं किया जाए। अतीक के बेटे का एनकाउंटर होता है, पुलिस पर गोलियां चलाता है, तो आपके नेता को लगता है कि भाईचारा खराब हो गया, नहीं होना चाहिए था। सुनिए सर, सुनिए, अतीक पर जरा ग्राफिक चलाइएगा, 1 मिनट। मुझे देश को और यूपी की जनता को सच बताना जरूरी है। सुनिए राजकुमार भाटी जी, अतीक अहमद 1700 करोड़ की अवैध संपत्ति मिट्टी में मिल चुकी है, 1166 करोड़ की अवैध संपत्ति कुर्क हुई है, 500 करोड़ की प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चल चुका है। लेकिन आपको एक खास समुदाय का लगता है। मुख्तार अंसारी 314.23 करोड़ की संपत्ति गैंगस्टर एक्ट में जब्त हुई है, यही गैंगस्टर एक्ट बाकियों पर लगेगा, आपको यह खास समुदाय से लगता है। आजम खान, सरकार ने भू माफिया घोषित कर रखा है, किसानों की जमीन हड़पने का आरोप है, जौहर यूनिवर्सिटी की 250 बीघा जमीन जब्त है, ईडी भी अब जांच करने जा रही है, लेकिन आपको ये खास समुदाय से लगते हैं। तो ये सिर्फ आपकी वोट बैंक की पॉलिटिक्स है राजकुमार भाटी जी। केवल 10 सेकंड मुझे दे, कृपया 10 सेकंड। नहीं, मैं 20 सेकंड देता हूं, लेकिन ये धर्म वाला चोला मत तोड़िए, मैं आपको 10 सेकंड और दूंगा। बिल्कुल भी मैंने बिल्कुल भी ये नहीं कहा कि अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी माफिया नहीं है, मैंने बिल्कुल भी नहीं कहा। नहीं, आपने कहा कि एक खास समुदाय से, मैंने तो ये कहा ही नहीं कि आप कह रहे हैं कि ये माफिया नहीं है, आपने उसमें धर्म का एंगल जोड़ दिया कि एक खास समुदाय से। इस पर मेरा ऑब्जेक्शन है। जब आपने 20 सेकंड दिए, अरे 20 सेकंड और लीजिए। जब आपने 20 सेकंड दिए तो कृपया 20 सेकंड तो बोलने दें। हाँ, मैंने केवल यह कहा था कि क्या एक ही धर्म से जुड़े लोग माफिया। आपने जब अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, आजम खान के नाम लिए थे तो आपको 4-5 दूसरे नाम भी लेने चाहिए थे। डीआईजी अनिल कुमार ने, उत्तर प्रदेश के डीआईजी ने बाकायदा पत्र लिखा डीजीपी को और 10 माफियाओं के नाम लिखे हैं जो यूपी सरकार ने माफिया घोषित किए थे पीछे।
कि इन माफियाओं पर शून्य कार्रवाई हुई है। और माफ करें, वो माफिया एक ही जाति वर्ग से संबंधित हैं। ये भेदभाव यूपी में हो रहा, मेरा केवल इशारा उसकी तरफ था। मैं बिल्कुल ये सफाई नहीं दे रहा, यह मुख्तार अंसारी से और आनंद उनसे कोई अतीक अहमद से हमारी मोहब्बत है, लेकिन केवल एक ही धर्म को निशाने पर मोहब्बत नहीं है, चाहिए। अपराधी अपराधी होता है। भाटी जी, मोहब्बत दूसरे नहीं नाम है, भी लेने चाहिए थे। मोहब्बत नहीं है, दूसरे नाम भी लेने तो चाहिए। क्यों इतने समय तक पार्टी में रखा? मोहब्बत नहीं है तो मोहब्बत तो थी अतीक से। वो ये दोनों में से मैंने, देखिए आप फिर उसी डिबेट पर आ गए जिसका मैं जवाब आपकी डिबेट में दे चुका था। अतीक अहमद 3 बार निर्दलीय विधायक बने थे, फिर वो बसपा में गए, अपना दल में गए, बीजेपी के सहयोगी उनके, आज भी उनके बेटे जिस पार्टी में है वो बीजेपी की सहयोगी है, एनडीए में है। हमारे पार्टी से केवल एक थोड़े दिन के लिए आए थे और हमने उस समय भी कह दिया था कि हमारा उसके अपराध या उससे कोई नहीं, उस समय आ गए थे, लेकिन बाद में ऐसे थोड़े नहीं होता, यही मासूमियत है। चलिए शिवम त्यागी, यही मासूमियत है। मैंने अपराधी को हम टिकट दे देंगे, संसद में भेज देंगे और कहेंगे कि भाई उसके अपराध से लेना देना नहीं है, हम तो बस संसद में भेज रहे हैं। शिवम त्यागी, पक्षपात कर रहे हैं आप लोग। सबसे पहले तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि जो उन्होंने कहा कि जो दादरी के विधायक हैं, तो बिल्कुल गिनवाइए, मैं बिल्कुल आपको रोक नहीं रहा हूं। सबसे पहले तो जो दादरी के विधायक तेजपाल नागर जी पर इन्होंने आरोप लगाया और कहा कि उन्होंने पत्र लिखकर बाकायदा मीडिया को दिया और अवगत कराया कि किस तरीके से भूमाफिया जमीन हथियार है। वो तो शुक्र मानिए भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं जनाब, और इतने अच्छे तरीके से जनता के बीच में पत्र लिखकर बता रहे हैं। समाजवादी का होता तो कब्जा लेता जाकर। इनके समय में तो कहावत हुआ करती थी कि भैया खाली प्लॉट हमारा और बना हुआ मकान तुम्हारा, खाली प्लॉट जहां पर है वहां कब्जा गारंटीड। अब एग्जांपल देता हूं आपको, इनके जो बलात्कारी मंत्री हैं गायत्री प्रजापति, वो जब राजनीति में आए थे बीपीएल कार्ड होल्डर थे, बीपीएल कार्ड होल्डर। 15 से 16 हजार रुपए उनके घर की पूरे की आय थी सालाना। उनकी जो धर्मपत्नी थी वो सिलाई मशीन से काम चलाती थी, और जब गए हैं जेल में चाय बेचने वाले बाकायदा 10 करोड़। प्लीज बीच में नहीं भाटी जी, ये क्या तरीका है? नहीं भाटी जी, क्या तरीका है बताए ना। आपके बीच में कोई बोला नहीं तो आप क्यों बोल रहे हैं? मैं नहीं बोलना चाहता आपके बीच में। ये तो गलत बात हुई ना, ये तो गलत ट्रैक पे जा रहे हैं। नहीं, आप गलत तर्क पे नहीं जा रहा हूं। जो आदमी जैसा है वैसा तो बताऊंगा ना। अब बलात्कारी मंत्री की करतूत बताने लगा तो आप देखिए कितना परेशान हो गए। भाटी जी, आप बीच में बोलना चाहते हैं कि मैं भी आपके बीच में बोलूं? जब आप बोलेंगे तो रुक जाइए ना। आपको अगर मुझे क्रॉस करना है बाद में कर लीजिएगा, अभी मुझे प्लीज बोलने दीजिए। चलिए राजकुमार भाटी जी सुन लीजिए, आपको सुन रहे थे। जाहिर है वो व्यक्ति लिस्टेड जब जेल गया है तो 9.5 करोड़ रुपए की संपत्ति उसकी धर्मपत्नी के ही नाम थी। और अगर मैं ऑफ रिकॉर्ड बात करूं तो ईडी ने 55 करोड़ रुपए की संपत्ति तो अभी अटैच करी है कुछ दिनों पहले। यानी कि जो आदमी बीपीएल कार्ड होल्डर था वो इनका मंत्री बनते ही रातों रात जो है किस तरीके से पैसे वाले हो जाते हैं इस देश ने देखा है। अब इंपॉर्टेंट बात, जमीन जो है, जमीन कब्जाना, और ये सबसे बड़ा सोर्स है किसी भी भूमाफिया, एक सबसे बड़ा सोर्स है प्रदेश में दंगा गुंडागर्दी और तमाम चीजें फैलाने के लिए। इसको कंट्रोल करने के लिए जिस भी स्तर पर सरकार को जाना पड़ेगा जाएंगे। और इन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक ही धर्म के लोगों को टारगेट करके ढोंग किया जा रहा है। मेरे पास कुछ लिस्ट है, ये आप देखिए। अहमदनगर क्षेत्र में मुकेश की 46.5 लाख रुपए की संपत्ति जब्त हुई है। खुर्जा देहात में गोयल कासिम की हुई है। गुलावटी में 52 लाख रुपए की हुई है, और इसके अलावा आरिफ की हुई है, और इसके अलावा कदीर की हुई है। ये सब हिंदू मुस्लिम सब है भाई। और अगर आप लिस्ट उठाकर देखेंगे तो मुझे लगता है कि 70-75% उसमें कोई और ही मिलेंगे। लेकिन पता नहीं आपको इतना क्यों दर्द है। और रही बात अतीक की, वो बॉलीवुड में देखते हैं ना, वो जब भी प्रेमी प्रेमिका में जब भी रोमांस होता है तो जो है गाने बजने लगते हैं। बस वो गाना ही नहीं बज रहा भाटी जी के पीछे, वरना प्रेम तो इतना है इनका कि निकल निकल के आता है अतीक के लिए। जब उसकी हत्या हुई किस तरीके से पूरी समाजवादी पार्टी एक पैर पर खड़ी हो गई थी, वो पूरे देश ने तस्वीरें देखी है। मैं उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन इतना साफ है, गैंगस्टर माफिया भूमाफिया कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी पार्टी का हो, ये उत्तर प्रदेश है और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। किसी को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे कोई भी हो। राजकुमार भाटी जी को दर्द होता है। राजकुमार भाटी जी, यूपी में जो माफियाओं की लिस्ट जारी हुई है, आपको पता होगा पहले नंबर पर कौन है? बता दो। जो अभी हमारे मित्र त्यागी जी, नहीं वो जवाब दीजिएगा, पहले मेरा सवाल। भाटी जी चूंकि आप धर्म का चोला इसमें घुसा रहे थे, तो माफियाओं की लिस्ट में पहले नंबर पर कौन है आपको पता है? मैं उसी को जवाब दे देता हूं। आपने जो सवाल उठाया, मैं क्यों घुसा रहा था, मैं बता रहा हूं। डीआईजी अनिल कुमार पत्र लिख के कहते हैं कि इन माफियाओं पे शून्य कार्रवाई हुई है। नाम क्या है माफियाओं के? नाम क्या? विनय त्यागी, त्रिभुवन सिंह, सुभाष ठाकुर, बिरजेश सिंह, अभिषेक सिंह, मनोज तिवारी,
10 नाम हैं, इन पर शून्य कार्रवाई सुनिए इसका कारण पहली जी बता दें। पहली ठीक है, वो शिवम त्यागी जवाब देंगे। नहीं, वो शिवम त्यागी जवाब देंगे। पहले मेरा ना, मुझे जवाब देने की आवश्यकता नहीं है, आपकी स्क्रीन जवाब दे रही है जी। 3,516 करोड़ रुपए की संपत्ति अगर जब्त हुई है, माफियाओं की तो हुई है ना, भाटी जी की हुई ना, शिवम त्यागी की हुई। भाई वो माफियाओं से तो आई है। अभी पिछले दिनों याद होगा, अतीक अहमद की जमीन को सरकार ने छुड़ाकर उस पर 76 फ्लैट बनाकर गरीबों को दे दिए। अगर होते समाजवादी पार्टी की सरकार तो कब्जा लेते, उस पर अपना कोई भवन बना देते, पता नहीं क्या बना देते, अपने नाम कर लेते। ऐसा ही होता है इस सरकार में। जो अंत्योदय के तहत सरकार चलती है वो ऐसा ही करती हैं, गरीबों का ही भला करती है। अब दिक्कत यह है कि भाई गैंगस्टरों का हिस्सा जा रहा है। अगर गैंगस्टरों की जमीन छिन रही है तो कोई हिस्सा तो समाजवादी पार्टी वालों का भी। भाई अपने समय में इन लोगों ने वो संपत्तियां कमवाई थी उनको, अब जब निकल रही तो दर्द होना तो स्वाभाविक है भाटी जी का। मैं सहमत हूं उनकी बात से, उनका दर्द बहुत जायज है। लेकिन आपके दर्द से इस सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। एक सामान्य मानवी के लिए जो भी सरकार कर सकती है वो करेगी। मुझे लगता है भूमाफियाओं को तो डरकर रहना ही चाहिए। ठीक है मोहम्मद अतीक, ये कब तक आप लोग वोट बैंक की पॉलिटिक्स का हिस्सा बने रहेंगे? इसी तरीके से इस्तेमाल होता रहेगा? क्योंकि जब एक अपराधी पर एक्शन होगा तो धर्म देखा जाएगा, या फिर आप लोग इसी तरीके की पॉलिटिक्स पसंद करते हैं? राकेश जी, मुझे तो लगता नहीं है कि ऐसा कुछ होने वाला है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसकी मंशा तो आप जानते ही हैं और आप अच्छी तरह से जानते हैं। और मीडिया क्यों मुझे लगता है बौखलाया हुआ है, मैं प्रवक्ता मुस्लिम लीग का हूं, लिखे हुए आप MIM का हैं, तो मेरे ख्याल में मीडिया नहीं, ये अगर है तो गलती है। पीसीआर प्लीज इसे ठीक करिए। नहीं, मैं ठीक करवा रहा हूं अतीक, मैं ठीक करवा रहा हूं। ये टाइपिंग मिस्टेक होगी, मैं बिल्कुल उसे ठीक करवा रहा हूं। पीसीआर ठीक कर रहा है, बिल्कुल ठीक हो चुका है। सही। देखिए राकेश जी, दरअसल बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार से मैं एश्योरेंस चाहता हूं, वो ये कि क्या ये जो कानून लाया जा रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के दागी और भूमाफिया नेताओं के ऊपर लागू कानून नहीं है भाई होगा। कानून की क्या जरूरत है? दूसरी पार्टी लैंड माफिया पर एक्शन करने के लिए मोहम्मद अतीक कोई कानून नहीं आ रहा है। 700 भूमाफियाओं की लिस्ट बनी है जिन्होंने पिछले 3 साल में 2 या 2 से अधिक जमीन पर कब्जा किया है। इसके लिए कानून की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी कानून है। अरे बात पूरी आप सुनेंगे या आप बचाव में लगे रहेंगे? नहीं, मैं बचाव नहीं कर रहा हूं, बस मैं फैक्ट क्लियर कर रहा हूं। बात सुनिए, बिल्कुल मैं ये जो कह रहा हूं, ये जो एक्शन होगा वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पे होगा या नहीं होगा, या फिर दूसरी पार्टी में जो लोग दागी हैं अगर वो भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं, उनको लॉन्ड्री में धो के साफ करके सुखा के धूप में वापस उनको अपनी पार्टी में रख लिया जाएगा, जैसे महाराष्ट्र में आपने देखा है। दूसरे ये कि जो आप मुसलमानों की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में मुसलमानों पे कार्रवाई करने के लिए कानून की जरूरत ही कहां है? बगैर कानून मुसलमानों के घर तोड़े जाते हैं, बगैर कानून मुसलमानों की गिरफ्तारी होती है, बगैर कानून मुसलमानों के घर को बुलडोज किया जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार मुसलमानों पे मोहम्मद अतीक फिर आपने वही खेल शुरू कर दिया। गए तो थे कोर्ट में, सूर्या मैथिल कोर्ट ने क्या कहा था? इल्लीगल कंस्ट्रक्शन बुलडोजर से ही गिरता है। देख, धन्यवाद राकेश भाई, पहले आपको आपके सभी दर्शकों को पूरे देश को भारत माता की जय वंदे मातरम। लीगल कार्रवाई करनी जरूरी होती है। राकेश जी शायद आपको ये पता होना चाहिए, लेकिन मुझे मालूम है भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है इसका आपका नाम चेंज हो चुका है, शांत हो जाओ। सुनो, अरे जरा देखो राकेश भाई, अरे भैया आप सुनो। राकेश भाई अभी इनको बुलडोजर से बड़ा डर लग रहा था, दर्द लग रहा था। मैं तो केवल इतना पूछ रहा हूँ कि यदि अतीक मुख्तार पत्थर मारेंगे तो भाई सूर्या के और शिवम के घर पे बुलडोजर क्यों चलेगा? अगर ये अतीक गोली चलाएगा तो भाई मेरे घर पे बुलडोजर कहाँ आएगा? जो गोली चलाएगा, जो अवैध निर्माण करेगा, उसी के घर पे तो बुलडोजर जाएगा। और रही बात, ये कह रहे थे कि ये इंश्योरेंस देना चाहिए कि भैया मुसलमानों के खिलाफ इस कानून का काम नहीं होगा। तो अपराध छोड़ दो भैया, अपराध छोड़ दो ना। काहे गुंडाई करते हो, काहे दंगा करते हो? दंगा नहीं करोगे, चैन से रहोगे तो योगी जी के राज में तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास अपने आप में ही है। समाजवादी पार्टी का राज, अरे याद होना चाहिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही बगैर किसी कानून और अदालत के एक साहब की कार पलटा दी गई थी। वो समाज नाराज है भारतीय जनता पार्टी से। लोकसभा का इलेक्शन आने वाला है, जिनकी कार पलटाई गई थी वो समाज आपके साथ में नहीं है। ऐसा नहीं है मुसलमानों, अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अल्पसंख्यक ना होकर बहुसंख्यक भी हैं, उनके साथ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहुत अच्छा काम नहीं किया है। कानून तो इनके हाथ का खिलवाड़ है, कानून तो इनके हाथ का खिलवाड़ है।
ये तो किसी को भी चाहे तो कार पलटवा दे, किसी के घर को बुलडोज करवा ले, किसी के घर को गिरवा दे, किसी के घर को जो है एनकाउंटर करवा दे। अरे कौन होते हैं मोहम्मद अतीक? नहीं इतनी सूर्या मैथिल प्लीज अभी रमनीश इंतजार कर रहे हैं, 1 मिनट रुकिए। अरे मोहम्मद अतीक क्यों परेशान हो रहे हैं भाई? ये माफियाओं पर एक्शन की बात है, लैंड माफियाओं पर, किसी खास धर्म के लोगों पर एक्शन की बात नहीं है। आप लोग क्यों इतना परेशान हो रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है। रमनीश वत्स, अरे आप तो नाम तो मुसलमानों का गिना रहे हैं। भाटी साहब हो चाहे अतीक जी हो, इतना भावाविभोर होने की जरूरत है क्या है? मुझे लगता है कि इसके पीछे कारण है कि 2017 से पहले जब यहाँ पे एक मिनट रमनीश, अरे सुनिए मोहम्मद अतीक सुनिए, हम कोई इस्लामोफोबिया से ग्रसित नहीं है, आप हिंदू फोबिया से ग्रसित हो सकते हैं। दूसरी बात सुनिए, अतीक मुख्तार आजम का नाम सिर्फ इसलिए गिनवाया जा रहा है, अरे सुनिए ना, सिर्फ इसलिए नाम गिनवाया जा रहा है क्योंकि उन्होंने राकेश जी, अरे सुनिए, अरे सुना करिए ना, क्यों इतनी बेचैनी हो जाती है अतीक मुख्तार आजम के नाम से? क्योंकि उनकी क्राइम कुंडली काफी बड़ी है, क्राइम कुंडली उनकी काफी बड़ी है, बोलूं, और नकेल कसी जा रही है कि दूसरा कोई अतीक मुख्तार आजम ना बन पाए। शिवम, एक रमनीश की बात हो जाए फिर आपके पास आऊंगा। राकेश जी 2017 से पहले एक ऐसा भी दौर था कि व्यापारी और उद्योगपति कहते थे कि यूपी नहीं जाना है। आज के समय में ऐसा भी दौर है जब कहते हैं गुंडे, माफिया, अपराधी और ये मवाली लोग कि यूपी नहीं जाना है क्योंकि बाबा का डर है। इसके पीछे एक ही कारण तो है, योगी आदित्यनाथ जीवन की तपस्या में तपकर समय की आग में जलकर योगी साहब बनकर निखरता है। योगी पैदा कहां होते, योगी तो बनना पड़ता है। योगी ने बन के दिखाया कि 65,575 हेक्टेयर जमीन उन माफियाओं से, उन भू माफियाओं से जब्त कराया। वो एक ही शख्स है, योगी आदित्यनाथ। और उसी जमीन आज दलितों के लिए जो राग अलापते रहते हैं उनके लिए मकान बन रहा है। उसके बाद गौशाला वहां पे तैयार की जा रही है। अब इन्हीं भूमाफियाओं, अपराधियों, जिनके भाटी जी के लाडले हुआ करते थे, मुख्तार अंसारी हो चाहे अतीक अहमद हो, आजम खां हो, इन जैसे लोगों से ही जब्त कराया गया 5,000 करोड़ की संपत्ति। ऐसे बहुत सारे, लंबी एक लिस्ट है, इन अपराधियों से जब्त किया गया, उनकी संपत्ति कुर्क की गई, जब्त की गई। और वो सारी संपत्ति जो जब्त की गई, उन 25 करोड़ जनता को उसका लाभ मिल रहा है। लेकिन इनको पेट में दर्द क्यों हो रहा है? क्योंकि आज यूपी जो है नंबर 1 इन्वेस्टर के रूप में है। 1 करोड़ 60 लाख करोड़ यदि प्रोडक्ट्स, यदि यहाँ से ठीक है रमनीश, मैं आता हूँ, और ये इन्वेस्टमेंट तभी आएगा जब यहाँ पर लैंड माफिया नहीं रहेंगे। शासन व्यवस्था नहीं, राकेश जी 10 सेकंड दीजिए जल्दी। उसका कारण है कानून और शासन व्यवस्था, जो कि सबसे ज्यादा चरमराई हुई थी इन्हीं के शासनकाल में। 2070 में महिलाएं सबसे ज्यादा असुरक्षित। चलिए कानून व्यवस्था पर फिर चर्चा, ठीक है, सबसे बड़ा क्राइम पर हम चर्चा करेंगे रमनीश बाद में। शिवम, आप कुछ कह रहे थे, फिर बाकी आपके पास आ रहा हूँ, रुक जाइए शिवम। देखिए, मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि अगर ये बात करते हैं मुख्तार अब्बास नकवी की, या फिर मुख्तार अंसारी की, या फिर बात करते हैं अतीक अहमद की, या फिर किसी और की भी बात करते हैं, ये नाम इसलिए बार बार लिए जाते हैं क्योंकि इस उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा भूमाफिया अगर कोई रहा है अपने समय में तो वही रहा है। इस उत्तर प्रदेश में उन्होंने जहां हाथ रखा वहां उन्होंने जमीन कब्जाई, जहां जिस तरीके से चाहा उस तरीके से सरकार चलाई, जहां जिस तरीके से पार्टी को मोल्ड करना हुआ, समाजवादी को, बीएसपी को जैसे चाहा मोल्ड कर दिया। तो जाहिर है आज जब आप एग्जाम्पल देते हो तो उन्हीं के नाम के साथ ही देंगे, इसमें धर्म मत देखिए। जो मुख्तार है उसका धर्म मत देखो भाई, अतीक अहमद का धर्म मत देखो, उनके गुनाहों की कुंडली देखो कितनी लंबी है, उन्होंने कितने लोगों को सताया, जाकर देखो ना एक बार। प्रयागराज में सबसे ज्यादा पीड़ित तो मुसलमान ही मिलेंगे उनके, लेकिन इनको यहां हर जगह उनमें भी मुसलमान नजर आ रहा है। नहीं, अगर गुंडा, गैंगस्टर, भूमाफिया कोई किसी भी धर्म का है तो उस पर कार्रवाई भूमाफिया होने के नाते की जा रही है, ना कि उसके धर्म का होने के नाते। राजकुमार भाटी जी, ये बार बार आप मासूमियत की चर्चा शुरू में कर रहे थे। आजम खान, मैं रिसेंट एग्जांपल आपको दूंगा। आजम खान पर एक्शन 3 दिनों तक रेड चलती है, और इस पर पहले भी मैं सवाल किया तो मुझे जवाब नहीं मिला सपा की ओर से। सवाल यह है, हाजी इकबाल कुरैशी की लोकल यूनिवर्सिटी को 7 करोड़ 42 लाख का डोनेशन दिया गया इक्विपमेंट के लिए आजम खान के अल जौहर ट्रस्ट से। तो ये नेक्सस है, 250 बीघा जमीन, ये नेक्सस क्यों जुड़ जाता है? सवाल आप लोग कहते हैं हमारी पार्टी पर, हमारे ऊपर क्यों उठता है? ये नेक्सस आप लोगों से क्यों जुड़ता है बार बार? क्या इसीलिए आप लोगों को दिक्कत हो रही है इस तरीके के एक्शन से? देखिए, अभी जो मुझसे पहले बोल रहे थे, मैं असल में मेरे सामने स्क्रीन नहीं है, मैं उनका नाम नहीं समझ पाया। जो भी
भाई बोल रहे रमनीश थे, वत्स मेरा वो नाम कह रहे है। थे कि पहले उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्री नहीं आ रही थी, इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा था, बिल्कुल कानून व्यवस्था नहीं, खराब थी। कहाँ से अब आती? आधाधुंध इन्वेस्टमेंट आती आ रहा है। कहाँ से? आप लेकिन लोगों ने जो नीति रोक आयोग की रखा रिपोर्ट था, कहती है, उगाही जो किया करते थे, भूल गए क्या वो दिन? नहीं बोल फिरौती तो आपका एक सुन गुंडा हुआ लीजिए, करता था ना। आपने अपनी बात बोलने रखी, तो सुन लीजिए भाटी जी, पूरा करिए अपनी बात। मैं इस तरह की डिबेट करता नहीं, मैंने रोक दिया भाटी जी, मैंने उनको रोक दिया, बोलिए। जी धन्यवाद राकेश जी। नीति आयोग की रिपोर्ट कह रही है अखिलेश यादव के समय में उत्तर प्रदेश की जीडीपी ग्रोथ, नीति आयोग की रिपोर्ट है, मैं नहीं कह रहा, चेक कर सकते हैं नेट, उस पर जाकर नेट पे। जी अखिलेश यादव के समय में उत्तर प्रदेश की जीडीपी ग्रोथ 6.9 थी, योगी जी के टाइम में 3.2 है। आपके तो फर्जी बातें खुद ही एक्सपोज हो जाती हैं। कौन सा ग्लोबल? अच्छा छोड़िए ना, मैं जीडीपी पर अभी चर्चा भी नहीं कर रहा, ना इन्वेस्टमेंट पर कर रहा, मैंने इनको रोक दिया। प्लीज रुकिए, प्लीज 15 सेकंड है, आजम वाले सवाल पर कुछ जवाब दे पाए भाटी जी तो? जी नहीं, मैं बिल्कुल दे रहा हूं। आजम खान को से शत्रुता के तहत उनसे बदला लिया जा रहा है, बदले की कार्रवाई सरकार कर रही है, फर्जी मुकदमे कर रही है, फर्जी मामले बना रही है। आजम खान एक शानदार नेता हैं, बहुत ईमानदार जनप्रिय नेता रहे हैं, हिंदू मुस्लिम एकता के पैरोकार रहे। एक मेरी सलाह है सर, कोर्ट में चले जाइए कि ये सारे एक्शन गलत तरीके से हो रहे हैं, रुकवा दीजिए इसे। बहुत सीधी सी तरीका है, एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस आपकी पार्टी से नहीं हो पाई अभी तक, मैं तो इंतजार कर रहा हूं कि समाजवादी पार्टी खुलकर आ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका जुड़ने के लिए।